एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर काम करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आखिरकार यहाँ कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन ये तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वो शोर मचाने लगता है तो पत्नी को अजीब लगता है। पत्नी कहती है, जो दुकान का मालिक होता है, कि उससे कहती है कि इन्हें शांत करने की कोशिश करिए। लेकिन पति था कि वो शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी, उस दुकान में वो ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का गुस्सा था कि लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच में एक लोहे की रोड थी जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है, उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। अब इन्हें डर जाते हैं, जो दुकान का मालिक है वो भी डर जाता है, घबरा जाता है, साथ ही जो उसकी पत्नी है वो भी डर जाती है कि इसे होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोंटा जाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सोच कर कि शायद ही कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस बीच में वो करते क्या हैं कि इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक कट्टे में रखने के बाद, और शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लगा नहीं पाते। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरह से मौत देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर की इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़कर लिंक कर देख रहे थे, कि कह रहे थे कि लोग अब ये क्या ज़माना चल रहा है कि महिलाएं क्या कर रही हैं कि अपनी पतियों को किस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का जो हाईवे है, वहाँ पर एक रिंग रोड है। रिंग रोड के पास ही एक नवेटा की पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकता है, जिस वाहन में एक राहगीर व्यक्ति बैठा हुआ था। वो काफ़ी देर से ही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वो इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। ये तारीख है 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, राहगीर उतरता है, उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है, और जब टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नज़र कहीं पड़ रही थी सामने। कुछ ऐसा लग रहा था कुछ जला हुआ चीज़ है, लेकिन एक आदमी का सर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसे देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी लोग थे वो कह रहे थे कि बड़ा अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था, अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तो अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इससे हो क्या गया है, कहीं दिमागी रूप से कहीं पागल तो नहीं हो चुका है। लोगों ने जब जाकर देखा तो वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था, जिस लाश की वो भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सर था वो काफ़ी हद तक ठीक था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है, और जो यहाँ से सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है मोहाना। मोहाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है, और यहाँ के जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ आने के बाद अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है यहाँ से दूर, और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी मात्रा से वो जल नहीं पाता है। आखिरकार कौन ये काम करेगा, ये मरने वाला व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसी बीच में डॉग स्क्वाड बुलवाया जाता है और एफएसएल टीम बुलवाई जाती है, साथ ही ये जांच पड़ताल करने की, और आसपास के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में था ही नहीं। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, पुलिस करे तो क्या करे। जो ये लाश होती है, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस ये इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ये सूचना वायरल कर दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके। तभी अगला दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, देवीलाल थाने पहुंच जाता है, और थाने जाने के बाद कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है।
पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको पता नहीं है, आप बताइए हमें क्या बात है। वो बार बार एक ही बात कर रहा था कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। जब ये देवीलाल पहुंच जाता है तो वो कहता है कि साहब वो आया है सांगानेर से, और सांगानेर के में रहने वाले जो उसके चाचा होते हैं, उनकी लगभग 40 साल के आसपास की उम्र रही होगी, नाम उनका धन्ना लाल है। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक घर से निकल जाते हैं, और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश नहीं किया है, लेकिन चाचा कहीं मिल ही नहीं रहे। उनके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब भी सोच रहे थे कि यार क्या करें, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आया है। तभी एक सिपाही आता है, कहता है साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो फ़ोटो हमने वहाँ हमारे पास कलेक्ट हैं, एक बार फ़ोटो दिखा के देख लो, हो सकता है कि इसके चाचा हों। जैसे ही यहाँ एसएचओ के दिमाग में बताता है उदय सिंह यादव, वो कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देख कर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते। बस उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले मिली है 16 मार्च को 1:30 बजे के आसपास, ये लाश इसी के चाचा की है, जिनका नाम धन्ना लाल है, जिनके बारे में पता किया जाता है कि वो मुहाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं, और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से वो लापता हैं। इनसे पूछा जाता है इनके बारे में कोई जानकारी, कोई बात थी, तो जुटाने की जब कोशिश की जा रही तो पता चलता है कि इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है गोपाली देवी। इनको 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में से एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा है। अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां और एक बेटा रहता है, और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब ये वाली बात की सूचना दी जाती है घर पर, परिवार में, खानदान के लोगों को, जब लोग आते हैं सीधे पहुंच जाते हैं मोर्चरी में। महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में जब शव था, उस शव को देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी रो रही थी, और उसके बच्चे रो रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और ये मिल नहीं पा रहे थे, मिले थे इस रूप में मिले, अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे। कुछ इसी तरह की बातें थीं। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। पुलिस अब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीम गठित करती है, और टीम गठित करने के बाद ये कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू किया, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत तो कर चुके थे, वहां से कोई क्लू मिल नहीं रहा था। एक बाइक थी, एक बाइक जो कि लगातार चक्कर काट रही थी। एक बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपने हेलमेट लगाया हुआ है, बीच में कोई भारी सी चीज़ रखी हुई है, एक सफ़ेद रंग के कट्टे में, जो प्लास्टिक का कट्टा होता है। उसके पीछे एक महिला है, महिला ने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। ये कौन है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे, इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आया, या तो ये रास्ता भटके हुए हैं या फिर कोई और वजह है। तो क्योंकि इनके चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे थे, जो बाइक था, बाइक पर नंबर आता है, और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम है। तो पता चलता है ये बाइक सांगानेर में एक कंशीदो वाली गली है, और कंशीदो वाली गली में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है, और दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीन दयाल कुशवाहा होता है, उम्र जिसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है। पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है, क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास कोई ऐसी लीड मिल नहीं रही थी, और ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा था पुलिस के लिए जैसे क्या भूसे के ढेर में से सुई को तलाश करना। यह अंधा कत्ल था, किसने किया, क्यों किया? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करना चाह रही थी, और इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थी वो कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी। आखिरकार ये बाइक पर सवार जो था वो मिल जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई थी वो कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आती है तो वो बताता है कि उस महिला का नाम है गोपाली देवी। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुन के थोड़ा सन्न सा रह जाते हैं, सन निचले रह जाते हैं, क्योंकि ये नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल ये नाम था धन्ना लाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम, तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। जो पुलिस जब इस पर जो दुकान का मालिक होता है दीन दयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार वो उस महिला को बुलवा लेता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान इसलिए थे क्योंकि वो तो रो रही थी 2 दिन पहले, और खूब ज़्यादा रो रही है अपने पति के अचानक से गायब होने के, उसके बाद उसकी लाश मिलने के, लगातार वो रो चली जा रही है, और यहाँ वो बाइक पे पीछे बैठी हुई है। आखिरकार ये वाली बात तो उसने जिक्र नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है उसी वक्त ये बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके पास उसे पूछा जाता है कि वो कहती है कि साहब मैं तो इनके यहाँ दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम करती हूँ? जब इस तरह के सवाल जवाब पुलिस ने करना शुरू किया है तो पुलिस ने जब टेढ़े मेढ़े सवाल किए तो टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधे सीधे आंसर आ नहीं रहा था। पुलिस को यहाँ से कुछ शक होने लगता है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है
तो महिला कहने लगती है कि साहब ये कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से जिसका नाम दीन दयाल कुशवाहा होता है। मुलाकात होती है, मुलाकात होते ही प्यार हो जाता है। ये दोनों इतने नज़दीक आते हैं, ऐसे रहने लगते हैं कभी कभार जैसे पति पत्नी की तरह। और इसे मौका मिलता है, वो कहता है कि तुम मेरी दुकान पे ही क्यों ना काम कर लेती हो, यानी कि श्री श्याम फैशन पर काम। नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान जैसी स्थिति होती है। वहाँ कोई नहीं रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। जब चाहो जब उसके साथ वो अपना वक्त बिता सकता था, संबंध बना सकता था। कोई भी रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। लेकिन जो पति था धन्ना लाल, उसको शक होने लगता है कि इसकी पत्नी इतना ज़्यादा खुश रहती है, वो रोज़ के रोज़ तैयार होकर कहीं जाती है। जो उससे पूछा जाता है तो बताती है कि वो फैक्ट्री में काम कर रही है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, घर में झगड़े भी होने लगते हैं। वो बार बार अपनी पत्नी से पूछता था, क्योंकि वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था। सब्जी बेचा करता था, और जो सब्जी बेचने का एक निश्चित टाइम होता है, दुकान खोलेगी, ग्राहक आएंगे, तो वो अपना काम नहीं खराब करना चाहता था। एक बार पत्नी का पीछा करता है, और करते करते पीछा 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान यानी कि श्री श्याम फैशन पर वो काम करती थी। अंदर जैसे प्रवेश होता है, पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है, और वो यहाँ पर आके गुस्से में बनबना जाता है। इतना गुस्सा करता है कि तुम तो कहती थी फैक्ट्री में काम करती हो, और यहाँ कपड़े की दुकान पर कहा सोनी कुछ ज़्यादा होने लगती है। उसे वो प्यार से पुचकार कर दुलार कर किसी तरकीब से ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं जो दुकान के ऊपर होता है। वहाँ ले जाने के बाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो शांत नहीं हो रहा है तो एक लोहे की रोड पूरी ताकत के साथ धन्ना लाल के सर में मारी जाती है। जैसे ही उसको रोड लगती है, वो फर्श पर गिर जाता है, और फर्श पर गिरते ही वो तड़पने लगता है। इसी बीच मौका पाते ही वो दोनों फैसला लेते हैं कि इसका तो काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि ये रहेगा जिंदा तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वो भूल रहे थे कि ये कर जो रहे हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, न ही उस महिला को इस बात की फिक्र थी कि उसको 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी कौन देख रेख करेगा। उसको न इस बात की फिक्र थी कि वो भविष्य में जेल भी जा सकती है। हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। अभी फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है। कट्टे में रखने के बाद एक तरह से पैक कर देते हैं, और बाइक पे बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है, पीछे खुद बैठती है, बीच में उसका पति होता है, और ये बाइक लेकर निकल जाते हैं। क्योंकि अभी उजाला था, अभी पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं था, तो आखिरकार बाइक इधर से उधर घूमती रहती है। करीब करीब 5 किलोमीटर का सफ़र ये घंटों में तय करते हैं। और घंटों में सफ़र तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे। एक नवेटा की पुलिया है, नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद जो एक खाई सी है, वहाँ पर जाकर शव रखते हैं, और उसके ऊपर ज्वलनशील कोई पदार्थ जैसे बताया जाता है, पेट्रोल वगैरह डाला जाता है, भारी मात्रा में डाला जाता है। लेकिन जब उसकी लपटें वो तेज उठने लगती हैं तो इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं। ये वहाँ से भाग जाते हैं। पूरी तरह से शव नहीं जल पाया था, चेहरा उसका दिख रहा था साफ सुथरा सा। और ये एक राहगीर की जब नज़र पड़ती है तो आखिरकार कातिलों तक पुलिस कड़ी मशक्क़त के बाद पहुंच जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो पता चलता है कि 4 बच्चों की मां को, जिसकी उम्र 40 साल है, 10 साल छोटे एक व्यक्ति से आशिकी करने लगती है, उसके साथ अवैध संबंधों में थी, और पति इस बात का विरोध करता था और इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। इस घटनाक्रम का खुलासा उस दिन होता है जिस दिन क्या मेरठ में जो सौरभ राजपूत होता है, उस हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद ड्रम लाया जाता है, उसके अंदर लाश को रखा जाता है। रखने के बाद पैक कर देते हैं और 13 दिन के लिए शिमला, मनाली या अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। त्यौहार भी मनाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं। और वो इधर उधर घूम रहे थे। और 18 तारीख को जब 17 को वापस लौट कर आते हैं, जब लड़की अपनी माँ के पास पहुँचती है, तो आखिरकार 18 मार्च को ये थाने पहुँचते हैं ब्रह्मपुरी में, और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। एक तरफ तो ये मेरठ कांड का खुलासा हो रहा था, दूसरी तरफ जयपुर के मोहाना में इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इस समाज में महिलाएं किस ओर जा रही हैं, कि अपने पति की किस तरह से हत्या करती हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में, उसे मौत के घाट उतरवा देती हैं। और ये सोचकर कि शायद कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन पुलिस जब अपनी सिप आती है तो पुलिस पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करती है, तो कातिल या अपराधी कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। गोपाली देवी भी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा, और फिलहाल वो जेल में है। और इनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर, जो 2 बेटियां और 1 बेटा घर पर हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी? कई तरह के सवाल उनके ऊपर भी खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको बताना है कि आज के दौर में जिस तरह से ये
लगातार रिश्तों का कत्ल हो रहा है, वो भी भयानक रूप में हो रहा है। इस बात की चर्चा न केवल इंडिया के अंदर है बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को चर्चा फैल गई है कि आखिरकार इंडिया में ये महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। थोड़ा सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। अभी औरैया में भी इस तरह से हत्याकांड हुआ, मेरठ में हत्याकांड हुआ, जयपुर में हत्याकांड हुआ। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आशीष पंडित हैं, जालौन के रहने वाले, खुर्जा के रहने वाले कुंवर चौधरी हैं, मिर्ज़ापुर से रियाज अहमद पत्रकार हैं, गोरखपुर से मन्नू सिंह हैं, अनुज कुमार, जैद खान हैं, हसीना अंसारी कश्मीर से, मोहम्मद अखलाक, भीम पटेल मुरादाबाद से, वसीम अहमद है सिकंदराबाद से, संजीव कुमार हैं, अनिकेत सेंगर, पूजा रज्जा खान जैसलमेर से, धीरू यादव औरैया से, मधु सिंह शिकोहाबाद से, सुरेश चंद गौतम, सीमा अवधि अयोध्या से, अंकित यादव जयपुर से, मोहम्मद सद्दाम फर्रुखाबाद से, ललित यादव, रजनीश कुमार, साबिर मलिक बागपत से, शेर सिंह मैनपुरी से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।